Very good evening to all of you. This is Sujit here once again with the lectures on the physics and the today topic is mechanics. आज का टॉपिक मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स वन प्ले अ वेरी वाइटल रोल्स इन द इंजीनियरिंग साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. फिजिक्स का ही पार्ट्स है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हम लोग रेस और मोशन के बारे में पढ़ते हैं. इट्स अ यूनिट्स एंड इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट रेस एंड मोशंस. लेट अस सी मैकेनिक्स क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. उसका बेसिक फैक्ट और लॉजिकल अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे. बेसिकली मैकेनिक्स में हम रेस्ट और मोशन के बारे में ही स्टडी करते हैं और मैकेनिक्स को हम तीन भाग में बांट देते हैं. ये तीन पार्ट्स में बढ़ जाता है: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स. स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. हमने बताया मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशंस. और मैकेनिक्स को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स. स्टैटिक्स हमारा वो पार्ट है जिसको हम हायर स्टडी में करते हैं, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं. काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से बहुत अच्छा है. ये जेईई और नीट में काफ़ी से क्वेश्चन आते हैं और वन ऑफ द फाउंडेशन है फिजिक्स को खड़ा करने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे स्टैटिक्स क्या है. स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, उसके पीछे कौन सा रीजन है जो उस बॉडी को रेस्ट में कर रखा है. स्टैटिक्स when object at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब हम उस चीज का स्टडी करते हैं और ये भी स्टडी करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है. अगर रेस्ट में है तो उस पर डिफरेंट फोर्स एक्ट हो रहे होंगे. मान लीजिए बॉडी ए, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, इसका स्टडी हम स्टैटिक्स में करते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट रुका रहता है तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट फोर्स एक्ट करेंगे. हम ये भी स्टडी करते हैं इसमें डिफरेंट फोर्स एक्ट क्यों कर रहे हैं, और हम ये भी स्टडी करते हैं कि वो रेस्ट में क्यों है. स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हम किसमें करते हैं? स्टैटिक्स में करते हैं. आगे चल के ये मैकेनिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांच हो जाता है. इट्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, a big branch of mechanics which we study in the higher classes. स्टैटिक्स को हायर क्लास में हम स्टडी करते हैं. उसके बाद हम काइनेमेटिक्स में चलते हैं. काइनेमेटिक्स में क्या बात करते हैं? काइनेमेटिक्स इट्स also a branch of mechanics in which we study about जब ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में होता है. जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें इसकी क्या इक्वेशन होगी, उसमें कौन कौन सा फिजिक्स का पैरामीटर यूज होगा, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट. व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन. काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. हम ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में रहता है लेकिन हम इसमें फोर्सेस के बारे में स्टडी नहीं करते हैं. हम मोशन में है तो उसका इक्वेशन क्या होगा. इक्वेशन जैसे v = u plus at and s = ut plus half at square करके मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे तीन पैरामीटर होते हैं: वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का स्टडी. काइनेमेटिक्स
is a branch of mechanics in which we study the object when it is in motion without application of force. बिना फोर्स के एप्लीकेशन में बॉडी में मोशन हो रहा हो, उस केस में हम काइनेमेटिक्स से स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है, और उसके बीच में हम रिलेशन तैयार करते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़े हैं, v = u + at and s = ut + half at, तीन इक्वेशन जो आते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, और डिफरेंट फिजिक्स के पैरामीटर जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं. उसके बाद हमारा डायनामिक्स आता है. डायनामिक्स हम इसमें फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें सिर्फ फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं. वी स्टडी अबाउट फोर्स. We study about force and what are हम फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं, और जो मोशन हो रहा है बॉडी में वो क्यों हो रहा है उसके बारे में चर्चा करें. What are the cause of the motion and we study about the force. फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं. जो मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस उसमें फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं, स्टडी करते हैं, और वो मोशन फोर्स से हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं. पहला स्टैटिक्स हो गया. जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है इसके बारे में स्टडी करते हैं. उसके बाद जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है तो उसमें डिफरेंट फोर्स एक्ट करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट फोर्स एक्ट करते हैं तो क्यों एक्ट करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं. काइनेमेटिक्स में जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो उसके इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. उसके बीच में डिफरेंट पैरामीटर यूज होते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन है. डायनामिक्स में हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और फोर्स की वजह से जो मोशन होता है उसके हम स्टडी करते हैं. व्हाट आर द कॉज ऑफ द मोशन. डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट फोर्स क्यों एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. आगे हम विस्तृत रूप से मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बढ़ेंगे. ये दोनों पार्ट्स आपका 11th में है, और स्टैटिक्स हम हायर स्टडी में पढ़ते हैं. तो आगे हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में चर्चा करते हैं. जनरली हम मैकेनिक्स में रेस्ट और मोशन के बारे में ही चर्चा करते हैं. देखिए हम रेस्ट. जब हम मैकेनिक्स से स्टडी करेंगे तो इन दो टर्म से ज्यादा हमारा अवेयरनेस होगा, दो टर्म से ज्यादा हमारा मेल मिलाप होगा, रेस्ट और मोशन. जनरली ये टर्म बार बार आएंगे, मोशन बार बार आएंगे, तो हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है. तो पहला हम रेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद मोशन के बारे में. तो रेस्ट किसे करते हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि रेस्ट किसे करते हैं. क्या कोई बॉडी रेस्ट में है, उसका क्या परफेक्ट डेफिनेशन हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स और अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल फिजिक्स हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में नहीं है. मान लीजिए किसी चीज को हम मानते हैं कि ये बिल्डिंग रेस्ट में है, या बाहर सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो रेस्ट में है, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं वो रेस्ट में है, चल नहीं रहे हैं तो हम रेस्ट में कहेंगे ऑब्वियस. तो रेस्ट में कैसे नहीं है. हम जानते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, जो पहाड़ हैं, हमारा अर्थ खुद अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है. तो जब अर्थ खुद रोटेट कर रहा है तो साथ साथ बिल्डिंग भी रोटेट कर रहा है, पहाड़ भी रोटेट कर रहा है, डिफरेंट बॉडी भी रोटेट कर रहे हैं. इवन हमारा अर्थ रेवोल्यूशन भी कर रहा है. किसका रेवोल्यूशन कर रहा है, सन का रेवोल्यूशन कर रहा है. हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सन का, अर्थ क्या कर रहा है, सन का रेवोल्यूशन कर रहा है. ये अर्थ है, अर्थ में बिल्डिंग है, ये खुद रोटेट कर रहा है, उसके साथ साथ रेवोल्यूशन भी कर रहा है.
रेवोल्यूशन कर रहा है, सन खुद अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है और ये खुद एक बड़े गैलेक्सी का रोटेशन कर रहा है। गैलेक्सी खुद हमारा जो है बड़े और बड़े गैलेक्सी जो है कॉन्स्टलेशन का चक्कर लगा रहा है और डिफरेंट जितने भी कॉन्स्टलेशन सिस्टम वो खुद आपस से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो हम कह सकते हैं नो ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। नो ऑब्जेक्ट in universe at absolute no object in universe at absolute rest। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा absolute रेस्ट में नहीं है। all things are in motion, all body, all substance are in motion। कैसे? अर्थ खुद रोटेट कर रहा है, अर्थ खुद रेवोल्यूशन कर रहा है, खुद सन हमारा क्या है रोटेट कर रहा है और रेवोल्यूशन कर रहा है गैलेक्सी का। गैलेक्सी खुद एक दूसरे से एक्सपेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हबल्स लॉ। तो कोई भी चीज तो रेस्ट में है ही नहीं। एवरीथिंग इज इन मोशन, everything is in motion। तो फिर हम रेस्ट को डिफाइन किससे करेंगे? जब हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज रेस्ट में है ही नहीं, तो रेस्ट के लिए हम एक रिलेटिव टर्म यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग के टर्म में हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं। सराउंडिंग के टर्म में हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं। सराउंडिंग क्या है? जो बाहर में जो चीज देख रहे हैं, नेचर में जो चीज देख रहे हैं, वो हमारा सराउंडिंग है। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करें तब हम रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। रेस्ट को रिलेटिवली डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। रेस्ट कैन बी डिफाइंड relatively। रेस्ट कैन बी डिफाइंड रिलेटिवली। रेस्ट अब हम कह सकते हैं रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी चेंज ना हो रहा हो, डिस्टेंस चेंज ना हो रहा हो समय के अनुसार विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तब हम कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। इसे मान लीजिए एक ये रूम है, एक कमरा है जहां ए बी सी डी करके 4 ऑब्जेक्ट है। maintaining equal distance with respect to each other with respect to time। एक दूसरे के साथ और with respect to the time, with respect to each other and with respect to the time, अगर एक दूसरे में कोई चेंजेस नहीं आ रहा डिस्टेंस में, तो हम कह सकते हैं कि ए बी के अपेक्षा रेस्ट में है, बी ए के अपेक्षा में रेस्ट में है, ए सी के अपेक्षा में रेस्ट में है और डी बी के अपेक्षा में रेस्ट में है। ए और बी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस 1 मीटर है। ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
बीतता गया और इन दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि A is at rest with respect to B. B is at rest with respect to A. A is rest with respect to B and B is at rest with respect to A. हम ये कह सकते हैं। अगर समय के अनुसार उसका दूरी चेंज ना हो, उसका डिस्टेंस चेंज ना हो, तो हम क्या कहेंगे? वो बॉडी हमारा रेस्ट में है। तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करें? A body is at rest when it does not change its position with respect to the time. समय के अनुसार अपना पोजीशन ना चेंज करे तो हम उसको क्या कहेंगे? रेस्ट में है। और मोशन को उसी तरह हम डिफाइन कर देंगे। When object changes its motion with respect to the time. जब वो पोजीशन अपना चेंज करे, एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे A और B, इसको मिटा देते हैं। जैसे 1 मीटर है, कुछ देर के बाद ये दोनों की दूरी 2 मीटर हो गया, उसके बाद 4 मीटर हो गया, 8 मीटर हो गया। तो हर सेकेंड इसका टाइम क्या हो रहा है? हर सेकेंड इसका दूरी क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। हर सेकेंड समय के अनुसार इन दोनों की दूरी में बदलाव आ रहा है। तो हम कहेंगे A is in motion with respect to B and B is in motion with respect to A. A is in motion with respect to the B and B is in motion with respect to A. इसी तरह हमारा A और B हमारा मोशन कहा जाएगा। टाइम चेंजिंग, डिस्टेंस changing, then body is in motion। तब हम बॉडी का मोशन कहेंगे। समय भी चेंज हो रहा है और दूरी भी चेंज हो रही है, तब हम कहेंगे बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम मोशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। हमने अभी चर्चा किया है कि हमारा रेस्ट क्या है? रिलेटिव टर्म है। रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा फैन मूव कर रहा है, हमारा फैन चल रहा है, तो फैन हमारा चल रहा है तो कहाँ चल रहा है? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? क्या तीसरे जगह जा रहा है? नहीं, पंखा हमारा एक ही जगह पर वो गोल गोल घूम रहा है, ना कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मोशन भी, इसके आधार पर हम मोशन को भी बांट सकते हैं। मोशन हमारा एक तरह का नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेट ही लाइन मोशन नहीं होता है, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, पंखा मूव कर रहा है, पंखा चल रहा है, तो पंखा अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक ही जगह पर वो मूव कर रहा है। तो हम टाइप्स ऑफ मोशन को क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं मोशन के, हम वन बाय वन करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला वन ऑफ द बेसिक हमारा रेक्टिलिनियर मोशन आप जानते हैं, आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ हम फैक्ट दिखाएंगे, छोटा सा ही टर्म है लेकिन इसमें आपको फैक्ट दिखेगा। हम बात करेंगे पहले रेक्टिलिनियर मोशन का। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन सिंपल टर्म में हम जानेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल स्ट्रेट पाथ है, ऑब्जेक्ट एक आपका मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये आपको क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया।
तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हमारा दूसरा मोशन का टाइप्स हो जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में भी हम यही चर्चा करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या सही है? जब हम कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन को भी कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस है। जो हम रेक्टिलिनियर मोशन का बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारा बॉडी मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो पॉइंट मास है, ना कि वो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है। इट्स ए पॉइंट बॉडी, इट इज ए पॉइंट बॉडी, पॉइंट मास। ये किसका चर्चा कर रहा है? पॉइंट मास के बारे में चर्चा कर रहा है। पॉइंट, जब कोई पॉइंट मास या पॉइंट बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, उसको क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या करेंगे? जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो सिस्टम ऑफ ए बॉडी, जब सिस्टम ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ए ऑब्जेक्ट है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ट्रांसलेटरी मोशन, the motion in straight line, the system of particle आपका ट्रांसलेटरी मोशन का। जब ऑब्जेक्ट आपका, अभी हम बात की, जब पॉइंट बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आप ये दोनों समझ गए। अब उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन इन सर्किल, मोशन इन सर्किल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। उसके बाद आपका आता है रोटेटरी मोशन। मोशन इन a circle is known as rotatory motion। दोनों में हम सेमी टर्म यूज कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में बात करें, मोशन इन सर्किल इज नोन एज सर्कुलर मोशन, मोशन इन सर्किल नोन एज रोटरी मोशन। तो फिर अंतर क्या होगा? अंतर सर्कुलर मोशन में आपका क्या होगा? पॉइंट मास के बारे में, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्किल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जब कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, system of particle move in a circle is known as rotatory motion। ये दोनों में ये है। अब नेक्स्ट हम इससे अलग आपका एक मोशन के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपका है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। oscillatory motion to and fro motion from mean position।
मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। फिर से आप उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन। दोनों सेम ही है। जब आपका ऑसिलेशन फास्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। सब चीज सेम होगा, सिर्फ फास्ट होना चाहिए ऑसिलेशन, उस केस में हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। ए फास्ट ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। फास्ट oscillatory motion is known as वाइब्रेटरी मोशन। समझ गए? द फास्ट ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और फिजिक्स का काफ़ी परसेंटेज ये कंसेप्ट कवर करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, आगे कुछ टॉपिक बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट।